एक रात की दुल्हन। कहाँ चले देवर जी? अरे हमारा नेक तो देते जाइए। दीपा ने अपने देवर राघव से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है, लीजिए, बचा कुछ जो है वो आप ही ले लीजिए। राघव बोला, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ, तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ। आरसी भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। दीपा बोली, थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए आरसी को पसंद किया। राघव बोला। तब दीपा बोली, थैंक यू किस बात का राघव, बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आओ जो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी हो। और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन आरसी में दिखी और उसने भी तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को आरसी बहुत पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर आरसी है तो कितनी खूबसूरत, लेकिन फिर भी भाभी, आरसी को ढूंढा तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। राघव बोला, बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जा, पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। दीपा बोली, जी भाभी। और इधर राघव शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। राघव के जाने के बाद दीपा भी सोने के लिए वही हॉल में लगे अपने बिस्तर पर जा लगी। अभी ज़्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए दीपा ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो गई थी। पुरुष के ठिकाना पड़ोस के घर में हो गया था, इसलिए वो सभी वही आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते दीपा ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम करके थक के चूर हो गई थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी दीपा को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ा कर बैठ गई। दीपा भी नींद से उठे जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, दीपा, हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद राघव के कमरे से आई है। राघव के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? दीपा बोली, हाँ भाभी, राघव के कमरे से ही आज चीख आ रही है। दीपा की बड़ी ननद रेखा बोली, सच में? दीपाली ने दोबारा पूछा। हाँ, वही से चीख आई है, रेखा ने दोबारा जवाब दिया। तब दीपा की सास कुसुम बोली, दीपा, जाकर देख तो कि क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है, तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो आरसी ही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, दीपा बोली। और फिर दीपा राघव के कमरे में और गई और उसने दरवाज़ा पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, आरसी, सब ठीक है ना? और फिर दीपा के ऐसा पूछने पर आरती ने दरवाज़ा खोला और दीपा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आरती को रोता देखकर दीपा बहुत जोर से घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ आरती, तू रो क्यों रही है? राघव ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वो तो कुछ कह ही नहीं पाए। आरती बोली, तेरे कहने का मतलब क्या है? आरती, साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं, दीपा ने घबरा कर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गई, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। आरती बोली, ये क्या कह रही है तू? दीपा ने पूछा। हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गई। आरती बोली, चल मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है राघव को, दीपा बोली। और फिर दीपा राघव के पास गई और पानी की बूंदें उसके
चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राघव होश में नहीं आया। तो वो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि राघव बेहोश हो गया। तो सभी भागकर राघव के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ पहुंचे और उन्होंने राघव का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद राघव होश में आया। तब डॉक्टर साहब बोले, शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा, इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर दीपा ने अर्शी को अपने कमरे में सुला दिया और राघव दूसरे मेहमानों के साथ जा लेट गया, क्योंकि राघव को अकेले उस कमरे में लटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह पूरी रात बीत गई। फिर सुबह हो गई और इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर दीपा आरती को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और राघव से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह राघव फिर आरती के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। दीपा फिर कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल हुआ था। सुबह फिर बेहोश था और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि राघव के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, आप वो ही इनकी बीमारी की ठीक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसर फुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगे कि हो ना हो ये कोई उसकी ऊपरी चक्कर हुए या दुल्हन ही किसी रूह पेट को अपने साथ लेकर आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही है। दीपा ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत हो जाइए आप लोग, ये कैसी पैसे फिर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग राघव को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन सुबोध अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और राघव ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है, ना उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने आरसी को भी अपने पास बुलवाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब आरसी से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक समझ में आ गई थी क्योंकि आरसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, राघव से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, राघव को बिन्स्टनफोबिया या कैलिगोनिफोबिया हुआ है। इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब? राघव के बड़े भाई प्रवीण ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती है, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से ही वो पूरी तरह घबराते हैं। इसे फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने का ख्याल भर से ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं शरीर बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, उल्टी, सिरदर्द, रोना और बेहोश हो जाना। कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो इसका कोई इलाज? राघव के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ जबरदस्ती की भी गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले, तो अब क्या करें हम? उसकी तो अभी शादी हुई है। राघव के बड़े भाई प्रवीण ने पूछा। ये तो अब आप
सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर साहब बोले। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे राघव और आरती की खुशियाँ बरकरार रहे। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और राघव की माँ को तो रो रो को हाल बुरा। अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुशी भी। बड़े अरमानों के साथ वो आरती को राघव की दुल्हन बनाकर ले आई, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नजर लग चुकी थी। और तभी आरती ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो राघव से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोले, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी राघव जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरी देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूँगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। आरती की इस बात पर उस सबका मन भर आया और सभी औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा ना था। आरती एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा तो रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही बढ़िया कहानी के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरी बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।